देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। उनसे समझेंगे आज के लिए स्ट्रैटेजी और कल के लिए बाजार के संकेत। साथ ही हमारे साथ आज हैं खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी का स्वागत करते हैं शो में, और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष से हम जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल, और साथ ही आशीष से ये भी जानेंगे क्यों है स्टील शेयरों में जोरदार एक्शन। दीपांशु से जानेंगे कैसे रहेंगे के नतीजे। वरुण बताएंगे मैरिको में आज क्यों आया जोरदार उछाल, और देवांशी से जानेंगे नैटको फार्मा के लिए क्या है अच्छी खबर। सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हफ्ते की शुरुआत का दिन था, बाजार के लिए जोरदार गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी 14,400 के करीब फिसला, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी दिखाई। निफ्टी में निचले स्तरों से 250 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली, और अंत में निफ्टी आज 3 अंक की बढ़त के साथ 14,634 पर सपाट बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 64 अंक गिरकर 48,718 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात की जाए, निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर की, और बैंक निफ्टी 316 अंक फिसलकर 32,466 पर जाकर बंद हुआ। वहीं एफआईआई और डीआईआई पर अगर नजर डालें तो एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2,289 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 553 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक पे अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में इस भारी उतार चढ़ाव के पीछे वजह क्या रही है। हफ्ते की भारतीय बाजारों ने बड़े एक्शन के साथ शुरुआत की, और यह एक्शन था कमजोरी की तरफ। लगभग 150 पौने 200 अंक नीचे निफ्टी खुला, और जबरदस्त गिरावट के साथ। और वजह यह कि एक और जहां अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को कमजोरी रही, दूसरी और विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए उसका भी असर था। रिलायंस के रिजल्ट्स जो आए वीकेंड पर शुक्रवार देर शाम, वो बहुत मजबूत थे नहीं। एफआईज की तरफ से तगड़ी बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा, और शुक्रवार के दिन कोविड के आंकड़े भी, कोरोना के आंकड़े भी भारत में 4 लाख के पार पहुंचते हुए नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। इन सब के बीच में एक कमजोर शुरुआत और अच्छी खासी गैप से ओपनिंग होना लाजमी था, लेकिन फिर ऐसे में निचले स्तरों से रिकवरी आई क्यों, ये बड़ा सवाल है। और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, अमेरिकी फ्यूचर्स लगातार हरे निशान में ट्रेड करते हुए मजबूती बनाते हुए दिखे, तो ग्लोबल मार्केट्स में शुक्रवार को भले ही कमजोरी दिखी हो, लेकिन एक रिकवरी की उम्मीद। लेकिन उससे कहीं ज्यादा और बड़ी वजह जो भारतीय बाजारों में रिकवरी की दिखी वो ये कि सीरीज के पहले दिन शुक्रवार को भारतीय बाजारों में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा थी, और वो पहले ही सेशन में शुक्रवार के दिन काफ़ी कम हो गई। और आज सुबह जब हमने शुरुआत की तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन घटकर सिर्फ 61% पर रह गई इंडेक्स में, और साथ ही पुट कॉल रेशियो घटकर सिर्फ 1.07 पर। तो बाजार हल्के हो चुके थे। ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करके तेजी की पोजीशन को कम शुक्रवार को ही कर चुके थे। एफआईज की तरफ से भी काफ़ी कुछ पोजीशन कम हो गई। ऐसे में जब गैप से नीचे खुला तो फिर हल्के बाजार में रिकवरी आना तय थी, और रिकवरी आज बड़ी काबिल तारीफ रही, क्योंकि हर एक लेवल से बाजार धीमे धीमे रिकवर करके दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। 14,600 के ऊपर की क्लोजिंग निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी कही जाएगी, और 32,500 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है। तो भले ही एक हफ्ते की शुरुआत बड़ी कमजोरी के साथ गई, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग में देखें तो मूड माहौल में बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव। जहां सुबह मायूसी का माहौल था, वहीं बंद होते होते रिकवरी और चमक लौटती हुई नजर आई। और ढेर सारे कैश के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर भरपूर एक्शन है। मसलन मेटल शेयरों में, शुगर शेयरों में भयंकर तेजी है। एफएमसीजी, फार्मा, मेटल्स, यहाँ पर अब भी जमकर खरीदारी होती दिख रही है। कमजोरी है तो सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसी में, वो भी निचले स्तरों से अच्छे रिकवर होते हुए आए। तो कह सकते हैं कि भले ही शुरुआत कमजोरी के साथ हुई हो, लेकिन एक राहत भरा बढ़िया ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज देखने को मिला है। तो आज के बाजार पर जानकारी तो ली, अब अनिल जी से समझेंगे कि कल के लिए बाजार के संकेत कितने अहम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले बाजार में जो आज उतार चढ़ाव देखने को मिला, हमारे सहयोगी आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष जरा बताएं, आज बाजार में खबरों के दम पर कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन।
देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला। बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, हालांकि बंद होते होते अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी करीब 3 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब मामूली 60 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक में आज दबाव ज्यादा देखने को मिला। करीब करीब 300 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था बाजार में। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। जीएमडीसी देखिए स्टॉक हमने आपको जी बिजनेस पर बताया, दिन के दौरान 4 से 5% तक के मूव्स स्टॉक में देखने को मिले। इसके अलावा एआईटी पेरी ये आपको स्टॉक बताया था हिमांशु जी ने, नालको बताया आपको वागले जी ने, दिन के दौरान काफी बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर देखें तो काफी सारे एक्सपर्ट्स की राय आती हुई देखिए, दिन के दौरान अच्छी तेजी रही। देखिए सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज पूरे बाजार में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे जो पूरे कमोडिटी पैक है, यहां पर गजब की तेजी देखी गई। सबसे पहले देखिए स्टील कंपनियां लगातार तेजी देखी जा रही है। मेन स्ट्रीम स्टॉक जो है वो 8-10% चल रहे हैं। सेल देखिए आज दिन के दौरान करीब 9% तक के मूव्स देखने को मिले। कैश का स्टॉक है टाटा स्टील, बीएसएल, यहां पर करीब 20% तक के मूव्स देखने को मिले। अपर सर्किट के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में भी अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां पर तेजी रुकने का नाम ले रही है, वो है शुगर सेक्टर। आज देखिए तमाम बलरामपुर चीनी करीब 16-17% के मूव्स देखने को मिले। ईआईटी पेरी मैंने आपको बताया, धामपुर शुगर, कोठारी शुगर, तमाम शुगर स्टॉक्स में अगर आप देखें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। राइस स्टॉक्स की बात की जाए तो केआरबीएल, एलटी फूड्स, यहां पर भी गजब का रुझान देखने को मिला। और टी एंड कॉफी स्टॉक्स में भी देखिए आज यहां पर भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। हैरिसन मलयालम दिन के दौरान 10% तक के मूव्स देखने को मिले। जयश्री टी, टाटा कॉफी में 4 से 5% के मूव्स देखने को मिले। गुडरिक ग्रुप में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली। लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी देखिए एक्शन भरपूर था। इंद्रप्रस्थ मेडिकल दिन के दौरान अच्छे मूव्स स्टॉक में देखने को मिले। शाल्बी, फोर्टिस हेल्थकेयर में दिन के दौरान 5% का ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन जो मेन स्ट्रीम स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर ज्यादा खरीदारी का रुझान नहीं देखने को मिला। हरे निशान में लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन बाजार को निराश किया आज बैंकिंग स्टॉक्स ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक की तरफ से आज एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया था। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार 2 दिन से भारी गिरावट नतीजों के बाद स्टॉक में देखी जा रही है। असेट क्वालिटी के लेकर जो कंसर्न्स हैं अब वो बाजार में हावी होते नजर आ रहे। बंधन बैंक में कंटिन्यूअस गिरावट है। आरबीएल बैंक ने बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। और नतीजों के बाद अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा जो हाई बीटा एनबीएफसी स्टॉक्स हैं यहां पर भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग जारी रही है। चोला इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, उज्जीवन फाइनेंस हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार के हाल के बाद सुदीप जी का रुख कर लेते हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट। सुदीप जी, बाजार जो इस वक्त जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, आपके लिए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट क्यूज इस टाइम पर क्या है? देखिए सबसे बड़ा क्यू तो मैं ये मानूंगा कि जो कोरोना रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, कोरोना के नंबर्स और कोरोना के जो वैक्सीनेशन और तीसरा साथ साथ लॉकडाउन्स का जो स्थिति आ रहा है, उस पर बहुत ज्यादा मार्केट का ध्यान रहेगा। और उस पर हम लोगों को हर किसी को मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में रुकावट लाने वाली ये महामारी है। और इसका असर जो इंडियन कॉर्पोरेट वर्किंग पे और इंडियन इकोनॉमी पे आएगा, तो इस पे पहला ध्यान इस पे रहेगा। दूसरा मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि जो जैसे आप कह रहे थे कि काउंटर स्पेसिफिक मूव, वही हम लोगों को लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीजन है और सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट नतीजे को देख के पोजीशन लिए जाएंगे और पोजीशन हल्के किए जाएंगे, तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है जो अमेरिकी बाजार, उस पर तो जरूर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो मूड होता है अमेरिकी बाजार का उतार चढ़ाव, उसके ऊपर एफआईआईज का रिस्क एपिटाइट बढ़ता है या घटता है, तो वहां पे भी नजर रहेगा। पर सबसे अहम मुद्दा कोरोना रिलेटेड डेवलपमेंट जो इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करता है, उस पर ही रहेगा। जी ओके, तो बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज हमने सुदीप जी से समझे। नतीजों की भी बात हो जाए। मार्च तिमाही में अदानी पोर्ट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार की है अनुमान की, हमारे सहयोगी दीपांशु ने। बताइए दीपांशु। आज हमने एक दमदार रैली बनती हुई देखी अदानी पोर्ट्स के शेयर में। कल आने वाले हैं नतीजे और नतीजों से पहले स्टॉक में है बेहतरीन एक्शन। दमदार नतीजे आने वाले हैं कंपनी के। 24% हम आय में बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कामकाजी तौर पर जबरदस्त नतीजे होने वाले हैं। अगर आप इनके कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 4 गुना की बढ़त आ सकती है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा उछाल आ सकता है। और कुल मुनाफे में देखें तो वहां पर भी 4 गुने बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्चुअली इन्होंने कुछ जो रीसेंट एक्विजिशंस करी थी उसका फायदा कंपनी को इस बार मिलने वाला है। तो कृष्णपट्टनम पोर्ट का जो अधिग्रहण किया था उससे फायदा होगा और इसकी वजह से जो कुल
वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें भी 27% की आपको बढ़त दिख सकती है। अगर आप कृष्णापट्टनम अधिग्रहण को निकाल दें तो भी 10% की वॉल्यूम ग्रोथ इनका कारोबार दिखाने वाला है, तो वहां से होने वाला है दमदार प्रदर्शन। 435 पर टन की हम रियलाइजेशन की अनुमान लगा रहे हैं जो कि काफी मजबूत फिगर है। साथ ही अगर आप देखें तो इनका जो लॉजिस्टिक्स कारोबार है वहां से भी अच्छे प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में सुधार के संकेत देखे गए हैं जिसका फायदा कंपनी को होगा। और सबसे बड़ी बात, पिछली तिमाही में फॉरेक्स लॉस की वजह से भी कामकाजी नतीजों पर थोड़ा असर पड़ा था जो कि इस बार नहीं होने वाला है, तो वहां से भी कंपनी को फायदा मिलने वाला है। तो ओवरऑल बेसिस पर देखें तो बहुत ही दमदार नतीजे आने वाले हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पर अच्छी परफॉर्मेंस रही है और जो रीसेंट एक्विजिशंस करे हैं उसका भी फायदा कंपनी को मिलने वाला है। जी चलिए, अब आज के कुछ एक्शन पर नजर डाले थे। मैरिको में खास तौर पर हमने देखा है जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और ये जो जोरदार तेजी आई है वो किस वजह से आई है, समझते हैं पूरी खबर को। वरुण है हमारे पास। वरुण, मैरिको में उछाल क्यों आया है? देखिए, मेरिको के जो फ्राइडे को नतीजे आए थे वो तो काफ़ी बेहतर थे, ये तो हमने आपको तभी बता दिया था और ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको एक बड़ा थम्सअप भी दिया। सबका कहना है कि FY22 में कंपनी से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट इस कंपनी की कॉन कॉल थी। इस कंपनी ने अपने कॉन कॉल में खासकर मार्जिन को लेकर कहा है कि आगे भी मार्जिन 18 से 20% के बीच में रहेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस कंपनी के लिए कोपरा की कीमतें जी, जो पिछले कुछ समय में 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कंपनी का कहना है कि अप्रैल के महीने में कोपरा की कीमतों में करीब 13 से 15% के आसपास की गिरावट आई है। FY21 के सेकंड छमाही में इस कंपनी ने सफोला के जो दाम है उसमें 30% की बढ़ोतरी की है और FY22 के पहले क्वार्टर में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी ये सफोला के दाम में कर चुके हैं। तो इसका बड़ा फायदा कंपनी को मिलने वाला है और जून से जुलाई तक एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें भी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए आगे के मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। वहीं आगे ये कंपनी चाहती है कि सफोला का जो ब्रांड है उसको 100 करोड़ तक लेके जाया जाए। इस कंपनी का जो फूड का कारोबार है जो फिलहाल 300 करोड़ का है, FY22 में उसको 500 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं और FY24 तक 850 से 1000 करोड़ के आसपास उसको लेके जाना चाहते हैं। ई कॉमर्स का जो कंट्रीब्यूशन फिलहाल 8% का है उसको बढ़ा के 12% लेके जाएंगे ये, और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में करीब 10% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं। इनका कहना है कि अप्रैल में आखिरी में 8-10 दिनों में नो डाउट कोविड के वजह से थोड़ा डिसरप्शन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी डिमांड को लेके कोई चिंता नहीं है, ये मैनेजमेंट का साफ कहना है और ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी ने ज़्यादातर जितने सेगमेंट्स है उसमें मार्केट शेयर गेन किया है और कंपनी के पास फिलहाल कोई भी ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव कमेंट्री है ये मैनेजमेंट की तरफ से ही कॉन कॉल में। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट भी बढ़ाए। जेफरीज 480 से बढ़ा के 485, ईडलवाइज 420 से बढ़ा के 445 और मोतीलाल ने भी 490 के प्राइस टारगेट दिए हैं। वैल्यूएशन मल्टीपल यहाँ बढ़ा दिए हैं। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी है और इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने भी प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं और इसी का इम्पैक्ट आज आपको स्टॉक प्राइस में देखने मिला। फोकस में तो एक और स्टॉक रहा, वो था नैटको फार्मा। यहां पर एक्शन की वजह क्या है, इसके लिए हमारे साथ देवांशी है। देवांशी से समझते हैं क्यों फोकस में रहा नैटको फार्मा आज। देवांशी, नैटको फार्मा के शेयर में आज करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखी। अब इसकी वजह यह थी कि कोरोना की एक दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय रेगुलेटर यानी कि CDSCO जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से इनको इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का ये कहना है कि इसी हफ्ते इस प्रोडक्ट को कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी। मैं आपको बता दूँ कि ये जो दवा है इसको रेमडेसिविर के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसके चलते इनकी जो रिकवरी है पेशेंट की वो काफ़ी जल्दी होती हुई दिखती है। अब काफ़ी एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि प्रतिदिन अगर आप देखें तो 6 करोड़ तक की जो बिक्री है वो इस दवा की होती हुई दिखेगी। और जैसे मैंने कहा कि कंपनी का भी ये कहना है कि इसी हफ्ते इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना कंपनी की तरफ से, और इसके चलते आज काफ़ी अच्छे गेन्स नैटको फार्मा में देखने मिले थे। इसके पहले हमने ये भी देखा है कि जो कोरोना वायरस है या कोविड है इससे जुड़ी हुई जो फेविपिराविर है इसके सिमिलर दवा जो है इसके 3rd क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंपनी ने मंजूरी मांगी है भारतीय रेगुलेटर से। आने वाले समय में जब ये भी इसको भी मंजूरी मिल जाती है, इसके लॉन्च को या इमरजेंसी यूज़ को अगर मंजूरी मिल जाती है तो इसके चलते भी नैटको फार्मा में काफ़ी अच्छे गेन्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन आज इस दवा को मंजूरी मिलने से करीब 4 से 4.5% तक की तेज़ी से ये स्टॉक में ट्रेड होता हुआ दिखा। आज स्टील शेयरों की भी चमक बढ़ी है और लगातार तेजी स्टील कंपनियों के शेयरों में देखी जा रही है। इसकी वजह भी समझते हैं और आउटलुक क्या है, आशीष चतुर्वेदी से बताइए। आशीष, स्टील शेयरों में तेजी की वजह।
देखिए, स्टील सेक्टर में जो तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अप्रैल के महीने में करीब 7,000 रुपए प्रति टन बढ़ोतरी के बाद अब खबरें आ रही है जो कंपनीज हैं वो करीब 3,500 से लेकर 4,000 रुपए प्रति टन कीमतें बढ़ा सकती है। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील ने तो ऑलरेडी प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया है। तो कंटिन्यूस हम पिछले 9 महीने से देखें जो स्टील की कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो घरेलू कीमतें हैं वो अभी भी आपको डिस्काउंट पर मिलेंगी, यानी जो आगे प्राइस हाइक का स्कोप है वो बरकरार देखने को मिलेगा। अब इस तेजी के पीछे का कारण अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एंगल है। सबसे पहले देखिए जो ग्लोबली मेटल की मांग है इसमें एक बढ़िया इजाफा देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो चाइना, यहाँ से जो स्टील की मांग है इसमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। फरवरी से मार्च के बीच में अगर आप देखें तो स्टील के जो इंपोर्ट्स है चाइना में वो 22% तक बढ़ते हुए नजर आए थे। और जिसके चलते आप देखिए जो चाइना है उन्होंने अपनी स्टील की ट्रेड पॉलिसी में बदलाव किया। बदलाव ये किया कि एक्सपोर्ट पर जो रिबेट देते थे 13% के आसपास की, उसे हटा दिया गया और इंपोर्ट करना चाइना में अब स्टील आसान होगा। यानी वहां पर मांग अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है। एक और खास बात यह कि थोड़े दिन पहले हमने आपको जानकारी देकर बताया था कि जो चाइना के मेटल उत्पादन शहर है टैंगशन, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि पॉल्यूशन नियमों के चलते जो एमिशन नॉर्म्स है इसमें करीब कहा है कि 50% तक की आपको कटौती करनी होगी उत्पादन में, जिसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। और इसके लिए आप देखिए पूरा जो सिनेरियो स्टील सेक्टर के फेवर में जाते हुए दिख रहा है। मेन स्ट्रीम स्टॉक जैसे सेल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, यहाँ पर तो आपको नजर रखनी है। इसके अलावा जो एंसिलरी स्पेस है, मिसाल के तौर पर ग्राफाइट इंडिया, एचईजी, मॉइल हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, इन स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। सुदीप जी, स्टील स्पेस में आपका कोई पसंदीदा शेयर? देखिए, हम तो पिछले 6 महीने से टाटा स्टील पे बहुत ही बुलिश थे और अभी भी टाटा स्टील हमारा फेवरेट स्टॉक है स्टील सेक्टर में। इसके अलावा जैसे आशीष जी जिक्र कर रहे थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जेएसडब्ल्यू में भी ध्यान दिया जा सकता है। और यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ आपको आयरन ओर वाले कंपनीज पे भी ध्यान देना चाहिए। और इस क्षेत्र में हमारा बहुत पसंदीदा शेयर है एनएमडीसी। यहाँ पे जरूर खरीदारी करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो यह स्टील का जो जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आयरन ओर के प्राइसेस भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट और डिमांड में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गया। इनका कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई हो गया। इस कंपनी का खासियत यह है कि इन्होंने जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इनका स्टील मिल इन्होंने एग्जिट कर लिया, कैश फ्लोज अच्छे हो गए। और जैसे जानते हैं पीएसयू सेक्टर में दिग्गज कंपनी है, यहाँ पे कुछ शायद आने वाले दिनों में डाइवेस्टमेंट या भी हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एनएमडीसी में भी खरीदारी की मैं सलाह दूंगा। टाटा स्टील और एनएमडीसी में खास तौर पर खरीदारी की सलाह सुदीप जी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें? नमस्ते स्वाति जी। तो एक तो मारुति की एक ऑप्शन है जिसके अंदर 6,700 की कॉल ली जा सकती है मई महीने की। वो आज क्लोज हुआ था 181। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 160 में मिले तो लेना चाहिए, उस शेयर के पीछे ना भागे। आज 2% ऊपर था और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, लेकिन अच्छा ही है कि थोड़ा ठंडे करके लिया जाए तो बेहतर। तो आप नजर रखें 120 का टारगेट रहेगा 220 का। दूसरा जो स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिस सेक्टर की आप लोग बात भी कर रहे थे, तो वो बेहतर है। तो वहाँ पे मेरी सलाह ये कि 750 की कॉल मई महीने की ली जा सकती है 31.90 पे, जहाँ क्लोजिंग थी वहाँ। स्टॉप लॉस रखें 24 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 45 रुपए। दोनों में से एक स्टॉक लेना हो तो जेएसडब्ल्यू मेरी पसंद। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब शो में समझते हैं कि बाजार के लिए कल स्ट्रैटेजी क्या रहे। अनिल जी से जानते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो कल जब हम सुबह लौटेंगे तो एक अमेरिकी बाजारों का हाल और उनके फ्यूचर्स, उस पर तो नज़र होगी ही। दूसरा, कोरोना के आंकड़े कितने निकल कर आते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम होंगे आंकड़े एफआईज की खरीदारी की। आज के सेशन में क्या वाकई में एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसके दम पर आप कह सकते हैं निचले स्तरों पर 14,425, 14,475 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,725, 14,775 ये कल के लिए पहला टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,100 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 32,700 से 33,000 ये वो रेंज है जहां पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में नतीजों का सीजन भी पूरी तरह से है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां तो दिखेगा ही, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी भरपूर
भरपूर एक्शन आगे जारी रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं और वहीं पर ट्रेडर्स का फोकस भी होना चाहिए। बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी जानी, अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरण जाधव.com की सीईओ आशीष केलकर है हमारे साथ। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें? वेरी गुड इवनिंग। फार्मा स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और आज भी एक ऐसे एक स्टॉक सामने आया था, वो था कैडिला में एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 580 का कॉल ऑप्शन जो आज का क्लोजिंग है 37.75, तो 37-38 के लेवल पे इसको खरीदारी करने की सलाह होगी। इसका स्टॉप लॉस रखना होगा 33 रुपीज का। पहला लक्ष्य रहेगा 43 रुपीज का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 47 का। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सुदीप जी, आपके पास शो के अंत में आएंगे और लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे आप? देखिए, मैं थोड़ा कॉन्ट्रारियन आज के दिन में बताना चाहूंगा लंबी अवधि के लिए। दो दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के शेयर्स जो कि अच्छे भाव में करेंटली मार्केट में मिल रहे हैं, ऊपर लेवल से सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी खासियत है दिग्गज सबसे बड़ी बैंक है और इसके सब्सिडियरीज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसे एसबीआई कार्ड्स की बात करिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करिए, और भी सारे सब्सिडियरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये थोड़ा सब्सिडियरी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने पास प्रॉफिट कैपिटल इकट्ठा हो रहा है, तो इनको बाजार में जाने का अगला 1-2 साल में जरूरत नहीं होगा। फर्दर फंड रेज करना, डाइल्यूट करना कैपिटल का जरूरत नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरी बात है, एनसीएलटी प्रोसेस जो चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, उससे एक कंक्लूजन की तरफ बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं और वहां से इनको रियलाइजेशन होगा जो कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट रिकवरी में बहुत अच्छा असर दिखाएगा। तीसरी बात है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। और चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 450 रुपए का तक का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 1 साल के लिए। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी दिग्गज है फाइनेंशियल सर्विसेज के, एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग सेक्टर के सबसे बड़ा प्लेयर है। और हाउसिंग का डिमांड देखिए, कोरोना के चलते उम्मीद ये था कि कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाउसिंग का डिमांड बरकरार है और आने वाले दिनों में हाउसिंग का डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो इस सेक्टर का जो फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में, उसका एचडीएफसी बहुत बड़ा हिस्सेदार होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे भी इनके जो सब्सिडियरीज है उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। अब एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करिए, एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेंस या एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है और इसके चलते इसका एक यूनिक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बन रहा है, जो कि आने वाले दिनों में जो निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद स्थापित होगा। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और वैल्यूएशन के लिहाज से इस लेवल से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1 साल का नजरिया से 3000 का टारगेट रख के यहाँ पे चल सकते हैं। तो एसबीआई और एचडीएफसी 2 स्टॉक है सुदीप जी की तरफ से, जहां पर लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया सुदीप जी, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही।